हाय फ्रेंड्स, मैं हूं पीके सिंह और आप देख रहे हैं शाही पाठशाला। हम लोग आज घटना चक्र का अध्ययन करने जा रहे हैं। प्रश्न पर हम लोग चर्चा यहाँ पर करेंगे, उसकी व्याख्या देखेंगे। सभी प्रश्न जो है किसी न किसी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और आज का हमारा सेशन जो है यह बीपीएससी प्रीलिम्स के मद्देनज़र 67 बीपीएससी प्रीलिम्स के ध्यान में रखते हुए आज का सेशन हमारा यहाँ पर शुरू हो रहा है। तो आज का हमारा सामान्य अध्ययन का पेपर है अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है, कंपनियां प्रौद्योगिकी की मदद से कारोबारी प्रक्रिया की पुनर्रचना क्यों करती है? तो यहाँ पर देखना है कि पुनर्रचना क्यों करती है। देखिए यह प्रश्न जो है आरटीएस प्री 2018 में पूछा हुआ है। पहला विकल्प है उपभोक्ताओं की मांग एवं अपेक्षाएं निरंतर बढ़ रही है। ये तो सुन के आपको लग रहा है कि उपभोक्ता जो वस्तु का उपभोग करते हैं, उपयोग करते हैं, उसकी मांग और उनकी अपेक्षाएं जो है दोनों लगातार बढ़ रही है। ये तो सही लग रहा है। दूसरा है कम लागत पर उत्पादों और सेवाओं में प्रतिस्पर्धी जो है बढ़त प्राप्त करने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया जा सकता है। इस विकल्प बी का कहने का मतलब है कि जो कम लागत पर उत्पादों और सेवाओं में प्रतिस्पर्धी बढ़त प्राप्त करने हेतु हर कोई कंपनी चाहता है कि हमारा लागत कम हो। ठीक है, कम लागत पर उत्पादों और सेवाओं में प्रतिस्पर्धा बढ़त प्राप्त करने के लिए जब हमारा लागत कम होगा बाजार में हम प्रतिस्पर्धा जो है कि कर पाएंगे। तो इसमें सूचना प्रौद्योगिकी जो है काफ़ी मदद मिलती है, उसी के माध्यम से लाभ उठाया जाता है। उसके बाद तीसरा विकल्प है अर्थव्यवस्थाओं के विश्वव्यापी उदारीकरण के साथ परिवर्तन की दर तीव्र हो गई है। यह बात भी सही है, यानी यहाँ पर उपरोक्त सभी होगा, विकल्प डी उत्तर दिया हुआ है। ठीक है, आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। जैसे आप घटना चक्र का अध्ययन करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, प्रत्येक प्रश्न के नीचे उसकी व्याख्या दी हुई होती है। तो आइए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। व्याख्या है कि अर्थव्यवस्थाओं के विश्वव्यापी उदारीकरण के साथ परिवर्तन की दर तीव्र हो गई है, जिससे उपभोक्ताओं की मांग एवं अपेक्षाएं निरंतर बढ़ रही है। फलतः कंपनियां प्रौद्योगिकी की मदद से कारोबारी प्रक्रिया की पुनर्रचना कर रही है। इसका लाभ उन्हें कम लागत पर उत्पादों एवं सेवाओं में प्रतिस्पर्धी बढ़त हासिल करने में मिलता है। तो ये है इसका व्याख्या। मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। आइए दूसरा है यहाँ पर मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है। यह प्रश्न देखिए एलडीए प्री 1999 में पूछा गया है, यूपी यूडीए में भी पूछा गया है। तो यह 2 बार पूछा गया है। आइए इसको समझते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है। तो 1 नंबर विकल्प है ए, जहां कृषि और उद्योग दोनों को समान महत्व दिया जाता है। ठीक है। बी कहता है कि जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान होते हैं। और उसके बाद क्या है, जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में भूमंडलीकरण की प्रक्रिया भारी मात्रा में स्वदेशी से प्रभावित हो। और विकल्प डी है जहां आर्थिक नियोजन और विकास में केंद्र और राज्यों की समान भागीदारी हो। तो सही विकल्प है यहाँ पर विकल्प बी, जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में यानी देश की अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान हो। ये इसे कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। और आपको ज्ञात होना चाहिए कि भारत जो है वह मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। आइए इसकी व्याख्या को भी देख लेते हैं। इसकी व्याख्या है ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्र विद्यमान होते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रमुख उदाहरण है। चलिए यहाँ पर 2 प्रश्न हम लोग कर लिए हैं। आइए तीसरे प्रश्न पर भी बात करते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य क्या है? पीछे जो हम लोग देख चुके हैं सेम टू सेम वही है। देखिए पीछे भी प्रश्न में 2 एग्जाम में पूछे गए थे और यहाँ पर देखिए कितने सारे परीक्षा में पूछे गए हैं।
तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का बी नंबर यहाँ भी विकल्प होगा। निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की विद्यमानता, इसी को बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। पीछे इसकी व्याख्या हम लोग देख चुके हैं। अब आइए चलते हैं चौथे प्रश्न पर। चौथा प्रश्न है, बिल्कुल हम लोग तेजी में चलेंगे, आप सिर्फ ध्यान से सुनते जाएं, कोई अन्य काम करते हैं तो सिर्फ कान आपका मेरे आवाज पर रहे और आप अपना काम निरंतर रूप से मेरी बातों को सुनते हुए करते चले जाइए। निश्चित रूप से इकोनॉमिक्स का एक साधारण अच्छा ज्ञान जरूर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जहां निजी के साथ साथ सार्वजनिक क्षेत्रों का भी समान रूप से योगदान रहता है। ये होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। आइए अगला पांचवा प्रश्न है, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। तो गांधीवादी व्यवस्था, समाजवादी व्यवस्था, पूंजीवादी व्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। देखिए कितनी बार इस प्रश्न को पूछा गया है, सोचिए। तो पिछले 3 प्रश्न में भी आप देख चुके हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था का इसका सही उत्तर हो जाएगा, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है मिश्रित अर्थव्यवस्था पर। आइए इसके बाद छठा प्रश्न है, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है। तो क्या हो जाएगा? सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। सब उसी बात को अलग अलग तरीके से लिखा हुआ। यूपीपीसीएस के मेंस में पूछा गया है 2013 में। आइए अगला प्रश्न है, भारत की अर्थव्यवस्था है, यह प्रश्न आप लोग कई बार देख चुके हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारत में। आइए देखिए यहाँ भी यूपीपीसीएस में 2013 मेंस में, यूपीपीसीएस 2013 मेंस में। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। एक ही बार जितना जगह पूछा गया है सब छाप दिया गया। यहाँ पर घटना चक्र हम लोग देख रहे हैं और घटना चक्र में क्या रहता है कि पूरे ऑल ओवर इंडिया के जितने भी पीसीएस एग्जाम आयोजित होता है सभी जगह के प्रश्न को कलेक्ट करके एक जगह इकट्ठा किया हुआ है और उसी घटना चक्र के हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। आइए 9वां प्रश्न में करते हैं, यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए। तो क्या होगा? भारत को परिभाषित किया जाए में एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं यहाँ पर इसकी व्याख्या के परे मतलब अलग से कुछ बात बताना चाह रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था तो है, लेकिन मिश्रित अर्थव्यवस्था का जब आप अध्ययन करेंगे तो ये 2 प्रकार की होती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था कितने प्रकार का? मिश्रित अर्थव्यवस्था भी 2 प्रकार की होती है। एक होता है समाजवादी रुझान वाली और एक होता है पूंजीवादी रुझान वाली। तो 1991 से पहले आजादी से लेकर के 1990-91 तक क्या था कि मिश्रित अर्थव्यवस्था समाजवादी रुझान वाली थी, जिसमें समाजवाद को प्राथमिकता दी जाती थी और पूंजीवाद को थोड़ा सा कम किया गया था। लेकिन जब 1990-91 में क्या हुआ कि बाजार को खोल दिया गया, दुनिया के बाजार को भारत के बाजार के साथ, इसको वैश्वीकरण बोलते हैं। जब वैश्वीकरण का दौर आया तो वैश्वीकरण के दौर में क्या हुआ कि अर्थव्यवस्था में थोड़ा बदलाव किया गया। उस समय दुनिया आर्थिक मंदी से गुजर रहा था, भारत पर भी इसका असर होने वाला था। तो उस समय मनमोहन सिंह वित्त मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने एक कमेटी का गठन किया और जो हमारा अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था में भी समाजवादी रुझान वाली अर्थव्यवस्था थी, उसको समाजवादी से उठाकर पूंजीवादी रुझान वाली पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाले रुझान में रख दिया गया। यानी अब जो वर्तमान में हमारी अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित तो है लेकिन पूंजीवादी रुझान वाली। ठीक है, आइए यहाँ पर व्याख्या क्या लिखा हुआ है उसको भी समझते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, भारत में जनसंख्या की अधिकता के कारण ही इसे एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो क्यों किया जाता है यहाँ पर यह लिखा हुआ है, यहाँ पर दूसरा बात है, लेकिन समझना है कि यहाँ पर जनसंख्या अधिक है और जनसंख्या अधिक होने के कारण ही श्रम आधिक्य, यानी जहाँ पर श्रम अधिक हो उसको श्रम आधिक्य कहा जाता है। तो श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जाता है भारत की अर्थव्यवस्था को। अब आइए चलते हैं अगला 10वां प्रश्न की ओर।
निम्नलिखित में से क्या सही ढंग से समझा, क्या लिखा हुआ है, समझाता है कि भारत अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है। यानी इस विकल्प में से क्या आपको समझा देता है कि भारत पूर्ण विकसित नहीं है। तो एक एक करके हम लोग चारों बात को समझते हैं। नंबर 1 में है आय का असमान वितरण, बी नंबर है उच्च निर्भरता दर, सी नंबर है राष्ट्रीय आय में वृद्धि की धीमी दर, और चौथी बात है बैंक व वित्तीय क्षेत्र में परिवर्तन। तो आय की असमान वितरण 1 नंबर तो मुझे सही लग रहा है, उच्च निर्भरता दर और राष्ट्रीय आय में वृद्धि की धीमी दर, ये 3 और 1 तो बिल्कुल भी सही है। 1 और 3 वाला में इसमें मुझे लगता है कि ये हो सकता है। आइए देखते हैं इसका उत्तर क्या है, डी है, यानी उपरोक्त सभी का मतलब चारों बातें सही है। यहाँ पर मैंने 1, 3 और 4 तो सही कहा, लेकिन 2 नंबर भी सही है, उच्च निर्भरता दर भी सही है। आइए इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर व्याख्या लंबा दिया हुआ है, इसको जानते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित विशेषताएं हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या क्या विशेषताएं हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। पहला, प्रति व्यक्ति आय का निम्न स्तर। भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या है कि प्रति व्यक्ति आय का निम्न स्तर है। दूसरा है प्रति व्यक्ति यानी राष्ट्रीय आय में धीमी वृद्धि। हमारा जो राष्ट्रीय आय है, नेशनल इनकम है, उसमें धीमी वृद्धि है। तीसरा है जनसंख्या की भारी दबाव है, यानी भारत क्या है, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है। तीसरा क्या है, गरीबी का अस्तित्व वहां पर दिखाई पड़ता है। चौथा क्या है, कृषि पर निर्भरता यहाँ पर अधिक है। पांचवा क्या है, बेरोजगारी का अधिकता, यहाँ पर लोग बेरोजगार अधिक है। वर्तमान में बेरोजगारी दर जो है 6.5 है, जो थोड़ा सा ठीक ठाक लग रहा है। पहले 7 से ज़्यादा हो गया था, तो बहुत ज़्यादा लग रहा था, वर्तमान में थोड़ा सा मैनेज हुआ है। उसके बाद क्या है, तकनीकी कौशल की कमी। यहाँ पर लोग शिक्षित तो हैं, साक्षर तो हैं, लेकिन उसमें क्या है, तकनीकी कौशल बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ डिग्रीधारी लोग हैं। यहाँ पर कौशल विकास लोगों में नहीं है। इसी बात के ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री ने कई योजनाएं दी है, जिसमें से लोगों को साक्षर और शिक्षित होने के बजाय उसमें कौशल विकास शामिल किया गया है। अगला है साक्षरता की निम्न दर। साक्षरता का भी दर बहुत अच्छा नहीं है, किसी तरह से मिला जुला के है, एवरेज जिसको बोलते हैं। उसके बाद अगला है रूढ़िवादी परंपरा समाज। जो हमारी समाज है, यहाँ पर रूढ़िवादी परंपरा जो है बहुत आज के दिनों भी देखने को मिलता है। तो इस कारण से भी जो है कि हम लोग विकसित होने में थोड़ी कठिनाई हो रही है। परंपरागत बात पर हम लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं, और जो होना चाहिए, जो करना चाहिए आर्थिक दृष्टिकोण से, उसमें कहीं ना कहीं कमी दिखाई पड़ता है। अगला है विकास के लिए योजना बनाना। विकास के लिए जो है कि योजना जो बनना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जा रही है, जो कि विकास दर जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है, जबकि विकास दर और होना चाहिए। उसके बाद अंतिम है योजनाओं पर व्यय। योजनाओं पर जो व्यय है, हम लोग जितना करते हैं उतना बैकअप यानी उतना दिखाई नहीं पड़ता है। आप साधारण से किसी भी गांव पर कहीं भी रहते हो, आपको लगता होगा कि जो योजना का वहाँ से आवंटन किया जाता है, सरकार की ओर से आवंटन किया जाता है, तो उससे बहुत कम काम होता है। तो योजनाओं पर व्यय जो है काफ़ी अधिक होता है। उपरोक्त विशेषताओं के आधार पर कहा जा सकता है कि भारत जो है अल्प विकसित यानी अंडर डेवलप्ड देश है। आइए अगला है 11वां प्रश्न है। यहाँ पर 11वां प्रश्न क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता। भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या विशेषता है, तो ये कृषि प्रधान देश है, यहाँ कृषि की प्रधानता है, ये बिल्कुल सही है। उद्योग की प्रधानता है, तो कृषि प्रधान होगा तो उद्योग प्रधान नहीं होगा, उद्योग प्रधान होगा तो कृषि प्रधान नहीं होगा। तो यहाँ उद्योग की प्रधानता थोड़ी कम है। न्यून प्रति व्यक्ति आय, ये बात बिल्कुल सही है, और बृहद बेरोजगारी ये भी सही है। यानी कि 1, 3 और 4 सही है। तो 1, 3 और 4 कहाँ पर है, 1, 3 और 4 यहाँ पर सही है।
आइए विकल्प डी 1, 3 और 4 सही हो गया। इसको भी इसकी व्याख्या देख लेते हैं। उद्योग की प्रधानता विकसित अर्थव्यवस्था का अभिलक्षण है। चूंकि भारत की अर्थव्यवस्था विकासशील है, अतः यह भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है, जबकि शेष तीनों लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता को बताते हैं। आइए 12वां प्रश्न है। 12वां प्रश्न कहता है कि देश की वृद्धि में निम्न में से कौन सा अनार्थिक तत्व है? अनार्थिक यानी आर्थिक तत्व नहीं है। तो सामाजिक व्यवहार, प्रकृति संसाधन, शक्ति संसाधन और पूंजी संसाधन। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि सामाजिक व्यवहार जो है ये अनार्थिक तत्व है, यानी इनको आर्थिक से कोई लेना देना नहीं है कि समाज में आप व्यवहार किससे कैसा रखते हैं। ठीक है, सामाजिक व्यवहार इसमें से नहीं है। आइए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। आर्थिक विकास के निर्धारक तत्व, एक होता है आर्थिक तत्व, दूसरा होता है अनार्थिक तत्व। तो आर्थिक तत्व में क्या क्या है? आर्थिक तत्व में प्राकृतिक साधन, दूसरा है श्रम शक्ति व जनसंख्या, पूंजी निर्माण। सब देखकर भी लग रहा होगा कि अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है। तकनीकी एवं नवाचार, ठीक है, पूंजी उत्पाद अनुपात और संगठन। जब तक कोई संगठन नहीं होगा तो वहां पर श्रम नहीं हो सकता है, कार्य संपादन नहीं होगा, और कार्य संपादन जब नहीं होगा तो पूंजी का निर्माण नहीं होगा। उसके बाद अनार्थिक तत्व, यानी जिसको अर्थव्यवस्था से ज़्यादा लेना देना नहीं है। यह है सामाजिक घटक, धार्मिक घटक, राजनीतिक घटक, अंतर्राष्ट्रीय घटक और वैज्ञानिक घटक। इन बातों से अर्थव्यवस्था को ज़्यादा लेना देना नहीं है। आइए चलते हैं 13वां प्रश्न की ओर। 13 नंबर प्रश्न है, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? पिछड़ी हुई है, विकसित है, विकासशील है और अल्प विकसित है। और मैं यहाँ पर बता दूं, विकासशील और अल्प विकसित जो है दोनों एक ही वर्ड के दो अलग अलग रूप हैं। अल्प विकसित को किसी अर्थशास्त्री ने विकासशील को ही अल्प विकसित कहा है। तो लेकिन वर्तमान में जो टर्म यूज किया जाता है उसमें आप कहेंगे कि भारत क्या है? विकासशील देश है। आइए इसकी व्याख्या को भी देख लेते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील है। विकासशील अर्थव्यवस्था में उत्पादन का ढांचा, उत्पादन के स्वरूप एवं उत्पादित वस्तुओं में परिवर्तन होता है तथा सामाजिक संबंधों में भी विकास के साथ साथ परिवर्तन होता है। मैं फिर से एक बार कह दूं, विकासशील और अल्प विकसित जो है दोनों एक ही टर्म है, लेकिन जो ज़्यादातर यूज मान्यता है वह विकासशील है, इसलिए विकासशील को उत्तर लिया गया है। अल्प विकसित का मतलब वही है जो विकासशील का मतलब है। आइए अगला है 14वां प्रश्न, 14 नंबर है। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की मान्यता जो है विशेषता होती है। तो यहाँ पर अल्प विकसित को भी जो है कि व्याख्या किया गया है। आइए इसको भी समझ लेते हैं। सबसे पहले प्रति व्यक्ति निम्न आय, विकासशील में भी यही है। पूंजी का जो है पूंजी निर्माण का निम्न दर ये भी है। निम्न आश्रितता अनुपात ये तो समझ में नहीं आ रहा है इस प्रकार से अल्प विकसित में। और चौथा है तृतीय क्षेत्र में अधिक कार्यबल शक्ति का होना। जैसे ही तृतीय क्षेत्र में अधिक कार्यबल हो जाएगा देश क्या होगा? वो विकसित कहलाने लगेगा। ठीक है, तृतीय क्षेत्र जैसे जैसे डेवलप करता जाएगा देश का जो विकास है वह अधिक हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रति व्यक्ति निम्न आय, तो और क्या है? पूंजी निर्माण की निम्न दर। ये दो बातें स्पष्ट पता चलता है। तो विकल्प यहाँ पर ए सही हो रहा है, 1 और 2। ठीक है, यहाँ पर यदि आप विकासशील देश में भी देखिएगा तो ये दोनों हम लोग पीछे देख चुके हैं। आइए अगला 13वां के 14वां प्रश्न से यहाँ पर उसका व्याख्या भी दिया हुआ है, इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। अल्प विकसित शब्द सामान्यतः उन अर्थव्यवस्थाओं के संबंध में प्रयुक्त होता है जहां उस देश के लोगों का रहन सहन का स्तर काफी निम्न होता है, क्योंकि वहां पर उत्पादकता का स्तर कम एवं जनसंख्या का स्तर अधिक होने से प्रति व्यक्ति आय का स्तर निम्न पाया जाता है। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की निम्नलिखित विशेषताएं होती है। विकासशील और अल्प विकसित में आप यहाँ पर डिफरेंस देखने का कोशिश कीजिएगा, आपको लगभग सब कुछ वही मिलेगा।
निम्न प्रति व्यक्ति आय, निम्न जीवन स्तर, जनसंख्या की उच्च वृद्धि दर, बेरोजगारी एवं अल्प रोजगार की उच्च दर, कृषि क्षेत्र का आधिपत्य, पूंजी निर्माण का निम्न दर और आय का विषमता आदि। तो इस प्रकार से आइए हम लोग अब चलते हैं 15वां नंबर प्रश्न पर। 15 निम्न में से कौन सी विशेषताएं भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासशील श्रेणी में दर्शाती है? तो क्या विशेषता है जिसमें भारत को विकासशील की श्रेणी में दर्शाता है? आइए इस बात को भी समझते हैं। कृषि मुख्य व्यवसाय है, इसलिए प्रचंड बेरोजगारी, मानव पूंजी की निम्न गुणवत्ता और प्रोटीन का प्रति व्यक्ति सेवन उच्च होना। क्या दिखा रहा है? इनमें से चारों विकल्प में से आपको बताना है उन विकल्प को जो विकासशील श्रेणी को दर्शाता है कि भारत जो है एक विकासशील देश है। इसका विकल्प नंबर डी सही उत्तर है यहाँ पर। यानी आपका 1, 2 और 3 जो है ये सही है इसी तीनों के कारण। यानी कि कृषि मुख्य व्यवसाय है, प्राथमिक सेक्टर है। मैंने अभी पीछे प्रश्न में कहा कि जैसे जैसे तृतीयक क्षेत्र में श्रम बल अधिक हो जाएगा तैसे तैसे पता चलेगा कि देश क्या है, विकसित है। और जैसे जैसे प्राथमिक सेक्टर में लोगों की जो श्रम योगदान है अधिक रहेगा तो वहां पर पता चलेगा कि देश विकासशील है। पीछे प्रश्न में मैंने ये बात कहा था, यहाँ पर दिखाई दे रहा है कृषि मुख्य व्यवसाय का होना, ये पता चल रहा है कि देश विकासशील है। प्रचंड बेरोजगारी है, विकासशील देश का ये लक्षण है। और मानव पूंजी का निम्न गुणवत्ता, यानी मानव के पास पूंजी की कमी, जैसे मानव के पास पूंजी अधिक हो जाएगा तो वह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो जाएगा, और जैसे ही पूंजी लोगों के पास हो जाएगा वह विकसित कहलाने लगेगा। ठीक है, आइए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। इसकी व्याख्या यहाँ पर कहता है भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासशील अर्थव्यवस्था या मिश्रित अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के निम्न लक्षण हैं: कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, पूंजी निर्माण की दर निम्न है, अत्यधिक जनसंख्या एवं जनसंख्या वृद्धि दर भी है, बेरोजगारी यहाँ पर ज़्यादा है, निम्न प्रति व्यक्ति आय है, औद्योगिक पिछड़ापन है, तकनीकी रूप में पिछड़े रूप में है, अर्थव्यवस्था मिश्रित है, आयात पर निर्भरता है तथा निरक्षरता है, यानी शिक्षा का भी कमी है। इन सारे वजह से भारत को विकासशील अर्थव्यवस्था की श्रेणी में रखा गया है। आइए अगला है, भारतीय अर्थव्यवस्था वर्णित की जा सकती है: एक पिछड़ी एवं गतिहीन अर्थव्यवस्था, एक विकासशील अर्थव्यवस्था। तो यहाँ पर बी नंबर को सही टिक करेंगे कि भारत की अर्थव्यवस्था जो है विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में वर्णित किया जा सकता है। आइए अगला प्रश्न 17 है, 17वां नंबर। निम्न में से कौन सा आर्थिक सुधारों के द्विपक्षीय प्रजनन यानी जेनरेशन में सरकार द्वारा चिन्हित किए गए हैं का भाग नहीं है? क्या मतलब हुआ? इकोनॉमिक्स की भाषा समझ लेना बहुत आसान काम नहीं है। यदि आप प्रश्न की भाषा को ठीक से समझ गए तो प्रश्न बना लिए। अब आधा 50% आप प्रश्न समझिए कि बना लिए हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि निम्न में से कौन, जो चारों विकल्प है इनमें से कौन आर्थिक सुधारों के द्वितीय जनरेशन, प्रजनन का मतलब यहाँ जनरेशन, अंग्रेजी वाला वर्ड समझिएगा तो कुछ आसान हो जाएगा, यानी द्वितीय जनरेशन में सरकार द्वारा चिन्हित किए गए हैं उसका भाग नहीं है। यानी जो जो चीज सरकार द्वारा द्वितीय जनरेशन के रूप में चिन्हित किया गया है तो इनमें से बताना है कि किसको चिन्हित नहीं किया गया है। समझ गए? विकल्प ए है तेल के क्षेत्र में सुधार, नंबर बी है सार्वजनिक क्षेत्र में सुधार, नंबर सी है न्यायिक प्रणाली में सुधार और नंबर डी है शासकीय एवं सार्वजनिक संस्थाओं में सुधार। तो यहाँ पर आप इकोनॉमिक्स जब पढ़ रहे हैं, आर्थिक क्षेत्र में अर्थव्यवस्था को पढ़ रहे हैं तो इसमें न्यायिक प्रक्रिया में सुधार से कोई लेना देना नहीं है, यानी यह जो है इसका भाग नहीं है। ठीक है, आइए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। इसकी व्याख्या है उपयुक्त विकल्पों में से न्यायिक प्रणाली में सुधार को छोड़कर बाकी सभी विकल्प सरकार द्वारा चिन्हित सेकेंड जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक्स रिफॉर्म के भाग हैं, अतः विकल्प सी क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा। आइए अब अगला 18 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है?
विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है? व्यक्ति के हितों की, राज्य के हितों की, व्यक्ति और राज्य दोनों की, और डी उपयुक्त में से किसी की नहीं। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा व्यक्ति और राज्य दोनों की सुरक्षा करता है। यानी विकास का जो भारतीय मॉडल है वह व्यक्ति के भी और राज्य के भी दोनों के हितों की सुरक्षा करता है। विकास का भारतीय मॉडल जो है वह व्यक्ति और राज्य दोनों की सुरक्षा करता है। आइए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिक्स्ड इकोनॉमी है के स्वरूप को अपनाया गया है। भारत में अर्थव्यवस्था के मिक्स्ड इकोनॉमी के स्वरूप को अपनाया गया है। मिश्रित अर्थव्यवस्था के तहत सार्वजनिक यानी पब्लिक और निजी यानी प्राइवेट दोनों क्षेत्र की देश के विकास कार्यक्रमों में भागीदारी होती है। सार्वजनिक क्षेत्र का प्रशासन जहां राज्य करता है, वहीं निजी क्षेत्र का प्रशासन व्यक्ति यानी पर्सन के हाथों में होता है। इस प्रकार विकास का जो भारतीय मॉडल है राज्य एवं व्यक्ति दोनों के हितों की रक्षा करता है। अतः विकल्प सी सही है। यहां पर समझ गए। मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो पूरा ब्यौरा है यहां पर दिया हुआ है। मैं समझता हूं कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। आज हम लोग शुरुआत किए हैं, अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय को। राष्ट्रीय आय से रिलेटेड जितने भी मल्टीपल चॉइस के प्रश्न यहाँ पर होंगे सभी पर विस्तार व्याख्या तो ऑलरेडी दिया हुआ रहता है। आप इकोनॉमिक्स से रिलेटेड व्याख्या दिए होने के बावजूद भी इसे ठीक से नहीं समझ पाते हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि इसको अच्छे से साधारण भाषा में, साधारण शब्दों में समझाने का प्रयास करूंगा। आप ध्यान से पढ़ेंगे। बने रहिए शाही पाठशाला के साथ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।